हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग शो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 15। अगर आप लोग 15 में से 6 से 7 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है और आप लोग बहुत ही आसानी से सीटेट एग्जाम को पास भी कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है? विकास दर सभी संस्कृतियों में एक समान होती है, या विकास अनिरंतर होता है, या विकास जो है सिर से पैर की तरफ बढ़ता है, या विकास केंद्र से बाहर तरफ बढ़ता है? बताइए, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है? गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, डेली हमारे चैनल पे मॉर्निंग में 9:30 बजे, दोपहर में 2:30 बजे, शाम को 6:45 की क्लास चलती है। तो अभी कभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट है, उनका नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। तो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है कि विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा स्थूल गति कौशल का उदाहरण है इसमें? फुटबॉल को धकेलना, सुई में धागा पिरोना, लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना, या धागे में मोती पिरोना? बताइए, कौन सा स्थूल गति कौशल का उदाहरण है? दूसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा स्थूल गति कौशल का उदाहरण है? तो फुटबॉल को धकेलना ये जो है स्थूल गति कौशल का उदाहरण है। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन ए कह रहा है कि विद्यालय बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण आर कह रहा है कि धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक कारक हैं। बताइए, इसमें कौन सा सही है, कौन किसकी सही व्याख्या कर रहा है? फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। यहां पे देख सकते हैं कि विद्यालय बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही बात है। धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक कारक है भाई, धार्मिक नहीं, जैसे परिवार हो गया, ये आपका प्राथमिक है। ठीक है, पहला एजेंट माना जाता है समाजीकरण का। तो यहां पे ए सही है, लेकिन ए आर आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक? बताइए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं? बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना आप सभी लोग। चलिए, और जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर भी जरूर बताना। तो यहां पे औपचारिक संक्रियात्मक हो जाएगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, 5वें का जवाब देंगे कि बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं का संशोधन कर लेते हैं। जीन पियाजे की शब्दावली में यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुसरण कहलाती है, समायोजन कहलाती है, या समावेशन कहलाती है, या मौखिकीकरण कहलाती है? बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं का संशोधन कर लेते हैं। जीन पियाजे की शब्दावली में यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है भाई। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हैं कि निम्न में से किस संप्रत्यय की व्याख्या लेवाइगोस्की ने नहीं की है? सामाजिक अनुबंध, अभिविन्यास, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निजी वाक, या पाड़? बताइए, निम्न में से किस संप्रत्यय की व्याख्या लेवाइगोस्की ने नहीं की है? 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से किस संप्रत्यय की व्याख्या लेवाइगोस्की ने नहीं की है? तो सामाजिक अनुबंध, अभिविन्यास, इसकी व्याख्या लेवाइगोस्की ने नहीं की है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कोहलबर्ग के द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेवाइगोस्की के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं स्कीमा, सामाजिक संपर्कता, अनुमानसिक प्रवृत्तियां, या अनैच्छिक क्रियाएं? बताइए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेवाइगोस्की के अनुसार डैश हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सामाजिक संपर्कता ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है? बताएंगे सब लोग, सही क्रम क्या है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, गैर पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, या पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, या उत्तर पारंपरिक? बताइए, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है?
तो इसमें सबसे पहले भाई आपका आएगा पूर्व पारंपरिक, उसके बाद फिर पारंपरिक आएगा, फिर उत्तर पारंपरिक आएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप एक बार प्लेलिस्ट आप जरूर से जरूर चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि डैश शैक्षिक नियोजन का केंद्र होना चाहिए। परीक्षाएं शैक्षिक नियोजन का केंद्र होना चाहिए, या अध्यापक, या माता पिता, या विद्यार्थी? बताएंगे 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि क्या शैक्षिक नियोजन का केंद्र होना चाहिए, तो यहां पे विद्यार्थी जो है शैक्षिक नियोजन का केंद्र होना चाहिए। चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? बताइए। अंतःवैयक्तिक, भाषाई, शारीरिक, गति संवेदी या दिशाई? बताएंगे सभी लोग। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? भाषाई बुद्धि होनी चाहिए। ठीक है, यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। अभिकथन कारण है। अभिकथन ए कह रहा है कि एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों का मौखिकीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण आ रहा है भाषा और सोच का विस्तार एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में होता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। देखिए, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों का मौखिकीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है आपका। और यहां पे कारण आर कह रहा है कि भाषा और सोच का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में होता है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, यहां पे आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए सही है लेकिन आर आपका यहां पे गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 12 का जवाब देंगे। आपकी कक्षा में जब कोई लड़का रोता है तो दूसरे विद्यार्थी उसे यह कहकर चिढ़ाते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के नहीं रोते। उनका यह कथन क्या दर्शाता है? लैंगिक समता, लैंगिक समानता, लैंगिक स्थिरता या लैंगिक रूढ़िवादिता? भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट एग्जाम के लिए। हर वर्ष ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक सब्जेक्ट में पेडागोजी के सेक्शन में आपको ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, बताइए सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। लैंगिक रूढ़िवादिता हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ऑप्शन आपका जो है चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस नजरिए से देखना चाहिए? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में, एक प्रकार के असामान्य व्यवहार के रूप में, या अभिसारी चिंतन के नतीजे के रूप में? बताइए विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस नजरिए से देखना चाहिए? सभी लोग 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस नजरिए से देखना चाहिए? विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में देखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन नहीं सही है? इसमें बताइए। मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, मूल्यांकन सतत होना चाहिए, मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षण द्वारा करना चाहिए, या विद्यार्थियों द्वारा स्व मूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए? बताएंगे सब लोग। अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन नहीं सही है इसमें? तो मैंने आपको बताया था कि कहीं भी आपको मानकीकृत परीक्षण दिखे तुरंत काट देना। प्रश्न आपका नेगेटिव है, नहीं लगा है तो नेगेटिव ही आपको ढूंढना है। तो मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षण द्वारा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये कथन आपका नहीं सही है। ठीक है, मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, मूल्यांकन सतत होना चाहिए, और विद्यार्थियों द्वारा स्व मूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए, ये आपके सही है डियर। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन यहां पे आपका नहीं सही था। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं। शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में रचनात्मक और समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? आपका नाम क्या है? आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हो? आप कहां रहते हो? भारत की को आजादी कब मिली? बताइए लास्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में रचनात्मकता और समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? ये वाला कि आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं। ये जो आपका प्रश्न है ये बच्चों में रचनात्मकता और समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये थी भाई एक छोटी सी टेस्ट की वीडियो। कैसी रही वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। हम मिलते हैं दोपहर 2:30 बजे की क्लास में, तो तब तक आप
रिवीजन करते रहें। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।